हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हैं, प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के जेएनयू में, और स्कंद त्याल है हमारे साथ, पूर्व डिप्लोमैट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। प्रोफेसर साहब, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि पिछले कुछ वक्त में मुझे लगता है कि शायद इजिप्ट जैसे देश पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, खासकर तब जब एक अफ्रीका में एक पुश किया गया है चीन के वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए। लेकिन ये ज़रूर है कि इजिप्ट के साथ पुराने रिश्ते हैं भारत के। बिल्कुल ठीक आपने कहा। देखिए, 50 के दशक में 1950 के दशक में नेहरू और नासार और कुछ दूसरे विश्व के नेताओं ने मिलकर एक नॉन लाइन मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिससे पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित किया गया था। तो आज भी मुझे लगता है कि कुछ उसी तरह की कोशिश फिर से हो रही है। भारत का क्या आकर्षण है मिस्र के लिए, इजिप्ट के लिए, ये साफ जाहिर है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 5 या 8 सालों में दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। G20 में सबसे तेजी से वृद्धि दर है भारत का। पर भारत के लिए मिस्र भी उतना ही आकर्षण रखता है। एक तरह से आप देखें कि सबसे पहले तो वो अरब देशों में सबसे बड़ा देश है, 110 मिलियन लोगों का देश है, और उसका जो स्टेचर है एक तरह से पूरे अरब वर्ल्ड में और मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत प्रभावी है जी। और उसके साथ साथ वो एशिया और अफ्रीका को भी जोड़ता है जी बिल्कुल। और बिल्कुल आप देखिए एशिया को यूरोप के साथ भी जोड़ता है सुएज कैनाल के रास्ते से। तो भारत जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी महाशक्ति और अर्थव्यवस्था उभरता है, तो मुझे लगता है मिस्र से, इजिप्ट से फिर से दोस्ती करने से भारत को बहुत फायदा होने वाला है। बिल्कुल। और भारत बड़ी तेजी से हाथ आगे बढ़ा रहा है। पिछले ही साल आप देखें कि सितंबर में रक्षा मंत्री और अक्टूबर में हमारे विदेश मंत्री वहां गए थे। प्रेसिडेंट अल सीसी भारत में आए थे रिपब्लिक डे पर इस साल जनवरी में, और अब प्रधानमंत्री वहां है जी। तो एक तरह से वो 50 के दशक का जो एक दृश्य है वो मुझे लगता है फिर से तैयार हो रहा है। और बिल्कुल। स्कंद त्याल जी के पास में जाना चाहती हूँ। स्कंद त्याल जी, अभी G20 में स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है इजिप्ट को, लेकिन पिछले जो 2 बैठक हुए, एक श्रीनगर में और एक गोवा में टूरिज्म पे, उसमें इजिप्ट के जो प्रतिनिधि हैं वो नहीं आए। लेकिन इस सब के बावजूद इजिप्ट जो है वो काफ़ी अहमियत रखता है, जिसको कहते हैं इन लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, और सुएज नहर को लेकर बड़ी उम्मीद है एक समझौते पर दस्तखत होंगे। जी हाँ, सुएज नहर को लेकर उम्मीद है, पर मैं समझता हूँ कि इजिप्ट का स्थान अरब वर्ल्ड में बहुत प्रमुख है और हम देख रहे हैं कि हमारी विदेश नीति में कुछ देश जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के क्लोज हैं, उनके साथ हम अपने रिश्ते प्रगाढ़ कर रहे हैं। ITU2 अगर देखा जाए, इजराइल, इंडिया, UAE, US, सऊदी अरेबिया के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं और हमने पिछले 1.5 साल 2 साल में बहुत आउटरीच किया है इजिप्ट की तरफ। राष्ट्रपति अल सीसी प्रमुख मेहमान थे 26 जनवरी को, और प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और ये अपेक्षा है, आशा है कि जो G20 होगा सितंबर में, उसमें राष्ट्रपति अल सीसी फिर आएंगे जी। देखिए, इजिप्ट अरब देशों का इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। अल अजहर और ये सब यूनिवर्सिटी हजारों साल पुरानी है और एक वो बड़ा सेक्युलर देश है इन द सेंस कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से वो लड़ता है जी, और भारत के लिए निश्चित तौर पे बहुत मायने रखता है। इसमें आगे भी हम इस पर जाएंगे, लेकिन जो दूसरी खबर है आज की, वो भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि रूस में जो वैगनर ग्रुप है, जो मिलिशिया एक है, जो भाई के लड़ाके जिसको कहा जाता है, वो जो कि रूस के लिए लड़ रहा था यूक्रेन में, अब वो प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ उठकर तैयार हो गया। उसके प्रमुख की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके लड़ाकों पर रूस की सेना ने हमला किया, रूस ने इसे नकारा है। लेकिन जब इन्होंने ये मांग की कि वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बात करें, तो ये मना कर दिया गया। अब हालात ये है कि इनके लड़ाके जो हैं वो मॉस्को की तरफ बढ़ रहे हैं और इन्होंने कहा है कि पुतिन ने इन्हें जो विद्रोही बोलकर और ट्रेटर बोलकर गलती कर दी है। अब जल्द ही वहाँ पर दूसरा प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट वहाँ पर हुआ है, पूरी दुनिया की नज़र इसके ऊपर है। हमारे साथ दोनों हमारे खास मेहमान स्कंद त्याल और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह दोनों बने हुए हैं इस वक्त।
स्कंदयाल, जो ये स्थिति देखने को मिल रही है, क्या ये वही होगी जो एक्चुअली इस वक्त खबरों में आ रही है, या इसके पीछे भी माना जाता है कि पुतिन जो हैं वो बहुत जो पॉलिटिकल होता है या बहुत मैकिनेशंस जो होते हैं वो उसको करने में माहिर है? क्या ये भी हो सकता है? मुझे नहीं लगता। ये राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि दोनों येवगेनी प्रिगोजिन और डिफेंस मिनिस्टर शोइगु, ये दोनों राष्ट्रपति पुतिन के ही आदमी हैं। जी बिल्कुल। ये डिफेंस मिनिस्टर 2012 से वहां डिफेंस मिनिस्टर है सर्जी शोइगु, और वो देखिए आते हैं सिविल डिफेंस साइड से, तो वो शायद बिल्कुल ब्लू ब्लडेड आर्मी, रशियन आर्मी से नहीं आते, तो वहां कुछ डिसोनेंस हो सकता है। दूसरा, प्रिगोजिन तो क्रिमिनल थे, जेलों में रह चुके थे, फिर वो सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन साहब के बहुत क्लोज आए, और पुतिन ने ही उनको यहाँ तक पहुंचाया है, क्योंकि वागनर ग्रुप मर्सिनरी ग्रुप है, उसमें 30,000 या 40,000, कोई कहता है 50,000 है। उनके पास पैसा सारा रशा देता है पूरा लड़ने के लिए, पूरी इक्विपमेंट, टैंक, एम्युनिशन, पैसा, ये तो प्रेसिडेंट पुतिन ही दे रहे हैं उनको। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल ये उन्होंने ही खड़ा किया और उन्हीं के खिलाफ अब ये खड़े हो गए हैं। तो प्रेसिडेंट पुतिन के लिए एक बहुत ही गंभीर मसला है। बिल्कुल। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपके पास हम आना चाहते हैं, इसका इम्प्लीकेशन दुनिया के लिए क्या होगा? ऐसे इसके इम्प्लीकेशंस को देख सकते हैं। एक तो आप देखें कि करीब पिछले 30 वर्षों में जब से पहला खाड़ी युद्ध हुआ था, तब से ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज का इस्तेमाल युद्ध में शुरू कर दिया है अमेरिका ने, और अब रूस भी कर रहा है जी। तो उसमें प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज को युद्ध को जल्दी से खत्म करने में फायदा नहीं होता, क्योंकि वो तो जितनी देर तक युद्ध चलेगा उनकी तब तक आमदनी बनी रहेगी जी। तो वैगनर ग्रुप भी कुछ इसी तरह का है कि वो उनको नहीं लगता कि युद्ध को जल्दी से खत्म होना चाहिए। और अब बात यह है कि वैगनर ग्रुप में और राष्ट्रपति पुतिन की सरकार में जो आपस में तनाव बनता हुआ नजर आ रहा है, जो आज खबरें और अटकलें लग रही हैं कि शायद मिलिट्री का कू भी कुछ हद तक वहां कोशिश हुई है, उससे कुछ और नहीं तो कम से कम जो कड़ा रुख है, जो एक तरह से जिसको कहेंगे कि बहुत एक तरह से जो सरकार का डर है आम जनता में, वो मुझे लगता है कि और बढ़ेगा। और हालांकि इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन को चाहे कुछ बड़ा खतरा ना भी हो, पर इस तरह की कोई यदि कोशिश होती है, जब वैगनर ग्रुप खुलेआम उनको कुछ कहता है इस तरह का, तो उनकी सरकार की मुझे लगता है कि परेशानी जो है वो और बढ़ने वाली है आने वाले समय में। युद्ध खत्म नहीं हो रहा है और इसके चलते बहुत सी अपोजिशन को शायद वहां दबाया जा रहा है, ऐसी खबरें हैं। तो इस तरह की खबरें आने का मतलब यह है कि पुतिन सरकार के लिए चुनौती अंदरूनी तौर पर और बढ़ जाएगी, जबकि बाहर तौर पर तो पूरी सरकार आप देखें दो फ्रंट पे, मतलब ये पश्चिमी लड़ाई देशों के एक तरह साथ से लड़ रही हो है। जाएगी, यूक्रेन के फ्रंट पे तो चल ही रही है और अंदर भी ये एक गृह युद्ध की स्थिति बन गई है। आप दोनों का, स्कंदयाल और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।